इसमें हमें गैर राज्य अभिकर्ता के बारे में पढ़ना है, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पढ़ना है और राज्य आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद फैल रहा है इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है 9/11 की जो घटना थी, जो कि एक आतंकवादी घटना मानी जाती है बहुत बड़ी, तो इसके बारे में भी हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो सभी के सभी आपको नोट डाउन करने हैं ताकि आपके नोट्स तैयार हो सकें और आपको थोड़ी सी लर्निंग भी हो सके। जब लर्निंग हो जाएगी तो आप अपने आप ही एग्ज़ाम में उन पॉइंट्स को थोड़ा सा बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ड बहुत हार्ड होते हैं जो आसानी से लर्न या याद नहीं हो पाते, तो आप उसको थोड़ा अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आतंकवाद भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही कई रूपों में भारत ने आतंकवाद को देखा है। ना केवल भारत ने, विश्व ने भी देखा है। बट अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत ने सदा ही विश्व को आतंकवाद के खतरे के रूप में बताया है। भारत सदा से ही कहता रहा है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा से आतंकवाद को श्रेय दी है। वो हमेशा से आतंकवाद को भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में खड़ा कर रहा है। भारत विश्व को हमेशा ये बातें बताता रहता था, बट जो विश्व कम्युनिटी थी, जो विश्व के बड़े देश थे लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, वो इस चीज़ को इग्नोर करते थे। टेररिज्म को या आतंकवाद को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते थे। वो सोचते थे कि जो ये आतंकवाद है वो इन छोटे देशों की, इन विकासशील देशों की, इनकी राजनीति में ही बहुत ज़्यादा कमी है, इस कारण से इन देशों को आतंकवाद झेलना पड़ रहा है। बट दोस्तों, जब 9/11 की घटना होती है तो इस घटना के कारण ये एक इतनी बड़ी घटना होती है जिस घटना के बाद पूरा का पूरा फोकस विश्व का आतंकवाद की तरफ चला जाता है। 9/11 की घटना के बाद ही लोगों को, देशों को समझ में आता है कि हाँ, आतंकवाद ना केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि बड़े बड़े विकसित देशों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और आगे ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब इसे रोकने की ज़रूरत है। तो इसी कारण से अब विश्व समुदाय एक हो रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर सभी सहमत हैं और सभी एक दूसरे का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आतंकवाद भी एक विषय है जिस कारण से इंडिया और अमेरिका दोनों काफ़ी क्लोज़ आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना चैप्टर एक अरेंज फॉर्म में शुरू करते हैं। बट अभी तक हमने कुछ फालतू नहीं सीखा है, जो भी सीखा वो इम्पॉर्टेंट था ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम एक अरेंज फॉर्म में शुरू करते हैं। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेर्रे और डिटेरा से हुई है। लैटिन शब्द टेर्रे का अर्थ है घबराना, जबकि डिटेरा का अर्थ है भयभीत करना। आतंकवाद शब्द की अभी कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम आतंकवाद के शब्द के मतलब को देखें तो उसका मतलब साफ है, जब भी कोई भयभीत करने या घबराने जैसी यानी कि किसी को डराने के लिए कोई गतिविधि की जाती है, कोई एक्टिविटी की जाती है डराने धमकाने से संबंधित, तो वो आतंकवादी गतिविधि मान सकते हैं हम उसको। बट कोई एक स्वीकृत परिभाषा अभी तक इसकी नहीं है। ऐसी कोई भी परिभाषा आतंकवाद की अभी तक बनाई नहीं जा सकी है जिसे सभी लोग स्वीकार कर सकें। तो ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है। बट फिर भी आतंकवाद को एक ऐसे रणनीति के तौर पर समझा जाता है जो कि हिंसात्मक तरीकों का व्यवस्थित प्रयोग राज्य और सरकार के कानूनी प्राधिकार को कमज़ोर करने के लिए करते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मतलब साफ है कि आतंकवाद को हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि एक ऐसी गतिविधि होती है जो कि सरकार के खिलाफ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी कानून होते हैं उसके खिलाफ होती है। ये सरकार को दबाकर या सरकार को पीछे करके अपने उद्देश्यों को
पूरा करने की कोशिश करती है, सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करती है, कानून को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश करती है आतंकवाद की गतिविधि। मानव इतिहास में आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है, यह मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। देखिए दोस्तों, इसको कहा जा रहा है कि आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन समय में मुस्लिम, यहूदी कट्टरपंथी और जो कुछ अन्य कट्टरपंथी समुदाय थे, जो धार्मिक कट्टरपंथी समुदाय थे, उनको धार्मिक आतंकी समूहों के रूप में माना जाता था। तो प्राचीन समय में धार्मिक आतंकी समूह हुआ करते थे, जिनका उद्देश्य था लोगों की हत्या करना, उन पर हमला करना, उन्हें लूटना। इसके अलावा जो पहले शासन होता था, राजा वगैरह होते थे, तो जब वो अत्याचार करते थे तो उस अत्याचार के विरुद्ध कई समूह, कई लोग हिंसा की गतिविधि को अपनाते थे और उन अत्याचारों से लड़ने के लिए हथियार उठा लेते थे। तो इसको भी आतंकी गतिविधि माना जाता था। तो प्राचीन समय में कुछ इस तरह का आतंकवाद था। इसके बाद जब आधुनिक काल आया, 18वीं शताब्दी वगैरह आई, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान आतंकवाद मुख्य तौर से गोरिल्ला युद्ध, राजनीतिक अपहरण, तोड़फोड़ और मारपीट जैसे तरीकों को अपनाता था। मतलब आधुनिक काल में जो 18वीं और 20वीं शताब्दी थी, उस टाइम तक आतंकवाद का मतलब यही था कि जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब उनको किडनैप कर लिया जाता था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था, सरकारी ऑफिसर्स को जब किडनैप कर लिया जाता था या गोरिल्ला युद्ध वगैरह लड़ा जाता था, तो इसको आतंकवादी गतिविधि माना जाता था। इसके बाद शीत युद्ध के दौर में एक बार फिर से इस्लामिक संगठनों के बीच धार्मिक आतंकवाद का पुनः उभार होता है। अब शीत युद्ध के बीच अमेरिका और यूएसए के बीच संघर्ष था, उसी दौरान इस्लामिक संगठनों के बीच धार्मिक आतंकवाद का पुनः उभार होता है। और अभी कुछ 1-2 दशकों पहले से ही वैश्विक जिहाद के कारण आतंकवाद का जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में धार्मिक आतंकी समूह थे। फिर 18वीं शताब्दी तक कुछ गतिविधियों को, जैसे कि राजनीतिक अपहरण वगैरह की गतिविधि को आतंकी गतिविधि माना जाता था। बट फिर जो इस्लामिक संगठनों के बीच जो धार्मिक आतंकवाद का जो पुनः उभार हुआ, तो ये आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खतरा बन गया है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी घटना है जिसमें लोगों के बीच भय उत्पन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। अनेक आतंकवादी दलों और संगठनों द्वारा हिंसा के प्रयोग को उचित ठहराया जाता है। अब जो कुछ ऐसे आतंकवादी दल हैं, कुछ संगठन हैं, वो अपनी गतिविधि को सही ठहराते हैं। वो कहते हैं कि हम जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं वो सही है। लाइक तालिबान है, तो तालिबान अपनी गतिविधि को कभी गलत तो ठहराएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ये आतंकवादी समूह अन्य आतंकी समूहों और संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कायम कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो ये अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं, लाइक कश्मीर के कुछ संगठन हो गए, कुछ संगठन अफ़गानिस्तान के हो गए, कुछ ईरान के हो गए, इराक के हो गए, तो ये जो इतने सारे आतंकी संगठन हैं, ये आपस में एक संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आतंकवादी अपनी आत्मरक्षा, निजाती अभिव्यक्ति और आत्मनिर्धारण के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, तो कई लोग आतंकवाद के कार्यों की व्याख्या करते हुए उसे उचित ठहराते हैं। मतलब जब आत्मरक्षा के लिए कोई भी ऐसी गतिविधि का सहारा लिया जाता है कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कई लोग इसे उचित ठहराते हैं। बट हाँ, वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए तब। वैसे तो हाँ, इसकी हमेशा ही निंदा की जानी चाहिए, बट कुछ लोग हैं जो इसको उचित भी ठहराते हैं जब ऐसी गतिविधि का सहारा आत्मरक्षा के लिए लिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आतंकवादी गतिविधियों को सही से वैसे परिभाषित अभी तक नहीं किया गया है, बट फिर भी कुछ कार्य हैं, कुछ गतिविधियां हैं जिनके द्वारा आतंकवाद को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ गतिविधियां दी गई हैं,
उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां क्या होती हैं। पहला है कि यदि वह कार्य हिंसा, भय या शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। यदि कोई कार्य हिंसा, भय या शक्ति के प्रयोग से संबंधित है तो उसको कई बार आतंकवादी गतिविधि माना जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति और उनके संपत्ति के विरुद्ध हिंसा और शक्ति का प्रयोग किया जाए, यदि सरकार और समाज पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया जाए, यदि इन कार्यों से राजनीतिक, विचारधारात्मक और धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन गतिविधियों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को काफ़ी हद तक परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। अब 9/11 की जो आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में, उसके बाद से जो ये दुनिया है, ये विश्व है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति में, नेचर में काफ़ी बदलाव आया है। अब 9/11 के बाद संपूर्ण विश्व में वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एकजुटता और सामान्य धारणा की भावना पैदा हुई है। इसी कारण से विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच एकता देखने को मिल रही है। मतलब आतंकवाद के मुद्दे पर अब राष्ट्र एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकारों की, टाइप्स की। अब पहला है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जिसे इस राज्य स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद के यह अभिप्राय है कि जब सरकार द्वारा गैर राज्य अभिकर्ताओं का समर्थन किया जाता है जो हिंसात्मक कार्यों एवं आतंकी गतिविधियों में लगे रहते हैं। अब देखिए, कई नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, लाइक कुछ संगठन होते हैं जो कि हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं। जब उसको या उन संगठनों को किसी देश के द्वारा पैसा दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है, मतलब सब कुछ एक राज्य के द्वारा किया जा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह सब राज्य के द्वारा दी जा रही है, सरकार के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। यानी कि ये जो आतंकवाद है वो राज्य के कारण है, स्टेट के कारण है। दूसरा आतंकवाद है दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद। देखिए दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, बट हाँ, ये भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है। इसमें यह है कि दो राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अलग होने के कारण इसमें आतंकवाद देखने को मिलता है, एक संघर्ष देखने को मिलता है, कई तरह की हिंसा देखने को इसके द्वारा मिलती है। हालांकि समय के साथ इसमें थोड़ा सा नरमी देखी जा रही है। अब वैसे दक्षिणपंथी और वामपंथी की शुरुआत कैसे हुई थी, थोड़ा सा मैं इसको ही बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 1789 में जब फ्रांस आज़ाद हुआ था, तो उसी समय फ्रांस में जो राष्ट्र सभा थी, मतलब एक तरह से उसे आप संसद कह सकते हो, फ्रांस की जो संसद थी उसे राष्ट्र सभा कहते हैं। उसमें कुछ लोगों का मानना था कि हमें संविधान में राजा को, जो वहाँ का लुई जो राजा हुआ करते थे वहाँ के, उसको हमें राजनीतिक अधिकार बहुत ज़्यादा देने चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि हमें उसको कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। तो अपने आप ही एक ग्रुप जो राजा के पक्ष में था वो एक साइड बैठ गया और दूसरा ग्रुप उसके अपोजिट में बैठ गया। तो एक जो ग्रुप था वो लेफ़्ट में हो गया और एक साइड राइट में हो गया। तो इस तरह से लेफ़्ट और राइट, ये दो राजनीतिक विचारधाराएं सामने आई थी फ्रांस से। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे था जहाँ से दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा सामने आई। तो ये भी एक आतंकवाद है। हालांकि ये एक राजनीतिक विचारधाराओं के संदर्भ में बात की जा रही है, बट फिर भी अभी आप इसको बस इतना ही समझ लें, ज़्यादा डीप ना जाएं इसमें। तीसरा आतंकवाद है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद एक प्रकार का राजनीतिक हिंसा है जो कि पूर्णतः इस विश्वास पर आधारित है कि
उन्हें किसी दूसरे दुनिया की शक्ति से आतंकी हिंसा करने का आदेश प्राप्त होता है ताकि उनके विश्वास की विजय हो सके। देखिए दोस्तों, धार्मिक आतंकवाद में किसी समूह को, किसी व्यक्ति को इस तरह से ट्रेन किया जाता है जिसमें उससे कहा जाता है कि आपको अपना धर्म फैलाना है। धर्म फैलाने के लिए आपको अगर आतंकवादी गतिविधि का सहारा लेना पड़े तो लीजिए। तो ये जब किसी व्यक्ति को सिखा दिया जाता है तो उससे साथ में ये भी कहा जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा लोगों के अंदर भर दिया जाता है। तो जब वो आतंकवादी गतिविधि का सहारा लेते हैं अपने धर्म को फैलाने के लिए, तो इसको कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। विश्वास के नाम पर लोग हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि दूसरे दुनिया की शक्ति द्वारा उन्हें इस जीवन के बाद पवित्रता का वचन दिया जाता है। धार्मिक आतंकवाद हिंसा को एक देवीय इच्छा के अभिव्यक्ति के तौर पर मानते हैं। धार्मिक आतंकवाद को लेकर दुनिया का मानना है कि वैश्विक स्तर पर इसके बढ़ते हिंसा के कारण ही धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और मूल्यों में गिरावट आई है। फ्रेंड्स, मुंबई का जो ताज होटल है या मुंबई में जो घटना हुई थी, जिसे नॉर्मली आई थिंक 26/11 की घटना कही जाती है, जो घटना आतंकवादी घटना जो हुई थी, तो उसे हम एक धार्मिक आतंकवादी घटना मान सकते हैं, जिसमें उन लोगों को ट्रेन किया गया था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से कर रहे हैं, उसका आदेश है। तो कुछ इस तरह से उन्हें ट्रेन किया गया था। तो ये था धार्मिक आतंकवाद। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की, आतंकवाद के कारण की, कि आखिर क्या रीज़न है कि आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, आतंकवाद पैदा हो रहा है। पहला रीज़न है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बढ़ने का कि घरेलू राजनीतिक अस्थिरता। अब जो नेशनल जो पॉलिटिक्स होती है देश की, जब वो अस्थिर हो जाती है, जब किसी देश में गृह युद्ध वगैरह जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो राज्य जो होता है, जो सरकार होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में आतंकवादी गतिविधि फैलती है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अफ़गानिस्तान वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आतंकवाद के उदय का कारण वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता ही थी। वहाँ पे कभी भी एक सरकार अच्छे से स्टेबल होकर काम नहीं कर पाई। अब जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो सरकार विरोधी प्रदर्शन किए जाते हैं, गोरिल्ला युद्ध किए जाते हैं, हथियार बंद क्रांति की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, हड़तालें की जाती हैं, जिससे कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा दूसरा कारण है असफल राज्य। असफल राज्य में सदैव ही संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन, तख्तापलट की घटना जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण वह आतंकवाद को नियंत्रित करने में असफल रहता है। अब देखिए, कई स्टेट होते हैं बहुत कमज़ोर, वहाँ की सरकारें बहुत कमज़ोर होती हैं, तो इस कारण से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, आतंकवाद को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। दोबारा अगर अफ़गानिस्तान का एग्ज़ाम्पल लें तो अफ़गानिस्तान में असफल राज्य था, सरकार सक्सेसफुल नहीं थी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई आतंकवाद पर। अफ़गानिस्तान के अलावा कई और भी आप देख सकते हैं स्टेट, जैसे कि अब पाकिस्तान का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ पर भी जो राज्य है वो असफल है। वहाँ के मंत्रियों के हम देखते हैं, प्रधानमंत्री कब कौन सा बदल जाता है, कौन सा प्रधानमंत्री बन जाता है, सेना के हाथ में ज़्यादा पावर है। तो एक तरह से राज्य जो है वो असफल है, जिससे वो कई आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने में असक्षम है। तो असफल राज्य से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है आजकल 11 सितंबर 2001 की घटना थी, उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों की सरकारों का मानना है कि भविष्य में कमज़ोर राज्यों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न किया जाएगा। जो जितना वीक स्टेट है, उतने ही वीक स्टेट से पूरी विश्व को खतरा है आने वाले टाइम पर,
क्योंकि छोटे देश में आतंकवादी घटनाएं तेज़ी से फैलती हैं, कमज़ोर देश में ये काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। इसके अलावा है विचारधारा और मनोवैज्ञानिक। जब एक समुदाय को, एक किसी व्यक्ति या समूह को उग्रवाद और धार्मिक कट्टरता की भावनाएं उसके मन में डाली जाती हैं, उसके मन में जब डाला जाए कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है कुछ ऐसा, तो इसके द्वारा भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर हम इसका उदाहरण को देखें तो जर्मन राष्ट्र के अल्बेनिया निवासी ने 2 मार्च 2011 को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी वायुसेना के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी और 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया। इसके अलावा 15 अप्रैल 2015 को बोस्टन मैराथन के बम विस्फोट और 22 मई 2013 को लंदन में अफ्रीकन मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सैनिक का गला काटने की घटना इसका उदाहरण है। मतलब लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से उकसाया गया, तो उन्होंने आतंकवादी घटनाओं का सहारा लिया। तो ये भी एक रीज़न है जिससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं या आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब वैश्विक आतंकवाद का सामना करने की कुछ तरीक़ों की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर कोई एक अच्छा तरीका होता, बहुत ही अच्छा कन्फर्म कोई तरीका होता, तो इतना आतंकवाद नहीं बढ़ पाता, बट कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा इसे कम किया जा सकता है या इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं की आवश्यकताएं हैं। मतलब कई सारे देशों की संस्थाओं को आपस में हाथ मिलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के आतंकवादी खतरे के प्रति देशों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकता है। अब आतंकवाद जैसी घटना से अगर निपटना है तो सभी देशों को अपने आप को काफ़ी सशक्त बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। उच्च जोखिम के अंतर्गत आने वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है। लाइक कश्मीर है, तो कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे खतरा ज़्यादा होता है, तो वैसे इलाकों की सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे तो हालांकि सुरक्षा बहुत बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ सहयोग और समन्वय के द्वारा वैश्विक स्तर पर आतंकी गतिविधियों को कुछ हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब भारत में अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे का एक कारण ये है कि पड़ोसी देशों से उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता। लाइक अगर पाकिस्तान से उतना हमें सहयोग मिला होता तो इतनी ज़्यादा आतंकी घटनाएं अभी तक नहीं हुई होती। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अगर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो उसके आसपास के जो देश हैं वो भी अगर सहयोग करते अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ, या अफ़गानिस्तान की सरकार दूसरों के साथ सहयोग करती, तो आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता था। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी तक एक आधा चैप्टर अपना ख़त्म कर दिया है। पूरी तरह आधा हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। बट दोस्तों, अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये इन 2 पार्ट से आपका टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपके लिए इस पार्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 9/11 की घटना होगी, तो आप उसको ज़रूर देखना। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।